नमस्कार दोस्तों। अब हम कंटिन्यू करते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि 1971 का जो भारत पाक का युद्ध है वो हो गया। उसके बाद में एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश का जन्म होता है। और उसके बाद में लगातार इंदिरा गांधी जो पीएम के पद पर थी, वो अपने 10 सूत्री प्लान है उसको एग्जीक्यूट करती है लगातार। उन 10 सूत्री प्लान में सबसे पहले उनका था वो प्रीवी पर्स की समाप्ति के लिए संविधान संशोधन को लेकर आए, वो पास करवाया। और इसके बाद इसी तरीके से ये काम हो रहा था उनका। धीरे 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 जो हमने देखा कि इस दौरान कांग्रेस, जो पुरानी कांग्रेस थी, उसकी जो सबको शामिल करने की जो काबिलियत थी, वो हमें कम होती हुई दिख रही थी। यानी कि अब ये नई कांग्रेस में कहीं ना कहीं सहनशीलता है वो कम होती जा रही थी। इसी वजह से धीरे धीरे पूरे देश में माहौल है वो जनता के लिए, जनता में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा था। 1970-71 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी को बम्पर सीटें मिली। उसके बावजूद उनको 1975 में अगर इमरजेंसी अनाउंस करनी पड़ती है तो हम देखेंगे कि ऐसी क्या परिस्थितियां रही उनकी कि उनको इमरजेंसी जैसे संवैधानिक प्रावधान का उनको उपयोग करना पड़ा। पहली बार भारतीय इतिहास में ये अब तक संविधान लागू होने के बाद में पहली बार ये इमरजेंसी का प्रयोग श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। अब कोई परिस्थितियां रही होगी, क्या कारण रहे होंगे, इमरजेंसी लगानी पड़ी है, तो इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या घटनाएं घटित हुई वो हम सब देखेंगे। क्योंकि बिना ठोस कारण के आपातकाल नहीं लगा होगा, तो हम देखेंगे। इसमें हम ये जानेंगे कि जो आपातकाल लगा है, थोड़ा हम उसके बारे में पहले ब्रीफ कर लेते हैं। उसके बाद में स्लाइड के साथ में इसको एक बार और देखेंगे। जो आपातकाल का जो मेन कारण था, तो उस समय एक तो देश में महंगाई, बेरोजगारी ये लगातार बढ़ती जा रही थी। और उस समय 1972-73 में भी जो जो मानसून है वो भी पूरी तरह असफल रहा। दूसरा, देश है वो अभी युद्ध से लौटा ही है, 1971 वाले युद्ध से। यानी कि देश ने अपने संसाधन है युद्ध में झोंक दिए थे। दूसरे, अपने जो पूर्वी पाकिस्तान का दो या वर्तमान में बांग्लादेश के दो, उसके जो शरणार्थी थे वो हमारे यहाँ पर थे, 80 लाख के आसपास। एक बहुत बड़ा अमाउंट था। तो कहीं ना कहीं बोझ है देश के ऊपर बढ़ता जा रहा था। इसी दरमियान जो विपक्षी दल है वो भी लगातार एकजुट हो रहे थे। और बिहार है, गुजरात है, उन प्रदेशों में, बिहार और गुजरात जैसे प्रदेशों में जो स्टूडेंट ने मोर्चा संभाल लिया और उन्होंने पूरी तरीके से सरकार के सामने उठ खड़े हुए। अब इस आवाज को, जनता की आवाज को, कुछ प्रसिद्ध नेताओं ने साथ भी दिया, वो भी हम देखेंगे। इसमें जयप्रकाश नारायण सबसे प्रमुख है। इसके अलावा साथ साथ में जो सरकार है उसका लगातार न्यायपालिका से टकराव बढ़ रहा था।
वो टकराव क्यों बढ़ रहा था? ये कई कारण है। सबसे बड़ा कारण है, सरकार समझ रही है, सरकार का मानना था कि कानून बनाने में जो सर्वोच्चता है वो संसद की रहेगी। वहीं कोर्ट या न्यायपालिका मानती है कि कानून संसद बना सकती है, लेकिन उस कानून का न्यायिक पुनरावलोकन कह दो, जुडिशियल रिव्यू कह दो, वो करने का अधिकार कोर्ट को रहेगा। अब कई सारे मामले भी तो 1970 के और 75 के दरमियान सबसे प्रमुख डिस्कशन था पूरे देश में, वो ये था कि फंडामेंटल राइट और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, यानी कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में, इन दोनों में महत्वपूर्ण कौन है? क्योंकि सरकार थी, वो अपने कुछ सुधारों को लागू करने के लिए वो मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक तत्वों को वो अहमियत देने जा रही थी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि पहले तो यही बताया कि नीति निर्देशक तत्व है, उनसे बढ़कर है हमारे लिए मूल अधिकार। मूल अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद में जब देश में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का समय आया, तो इंदिरा जी ने जो वरिष्ठता का को जो कर्म होता है उसको नजरअंदाज किया। और नजरअंदाज करने का कारण ये रहा कि जो वरिष्ठ थे लेकिन जिन्होंने सरकार के खिलाफ डिसीजन दिए थे, उनको मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने नियुक्त नहीं किया। तो मत कुल मिलाकर सरकार की मानसिकता क्या थी कि न्यायपालिका हमारे लिए लॉयल रहे, प्रतिबद्ध रहे, जबकि हमारे देश में न्यायपालिका एक स्वतंत्र है। न्यायपालिका का काम पूरे का पूरा लेकिन फिर भी सरकार ये उम्मीद की जा रही है। और आपने आगे देखोगे कि जब इमरजेंसी लग जाती है तो इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान किस तरह से संविधान में व्यापक तौर पर संशोधन हुआ। तो हम पढ़ेंगे 42वां संविधान संशोधन व्यापक तौर पर। उसके अलावा टेक्निकल रूप से देखा जाए तो जब संविधान के जो प्रावधान थे इमरजेंसी के, इमरजेंसी घोषित करने के, वो भी ढंग से फॉलो नहीं किए गए। और हमने ये भी देखा कि इन प्रावधानों में कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको सुधारा गया। आपातकाल में जनता की, विपक्षी दलों की आवाज दबाई गई, उन्हें जेल में ठूसा गया, निवारक नजरबंदी का प्रयोग करके मनमर्जी से लोगों को जेलों में डाला गया। अखबार प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई। तो ये सारे कई कार्य ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र का बिल्कुल नामो निशान नहीं था। क्लियर? अब इमरजेंसी, इमरजेंसी के बाद में जब इलेक्शन होते हैं, वापस इलेक्शन होते हैं, तो जनता ने
अपना वर्डिक्ट दिया जनमत के रूप में। 1977 के इलेक्शन का परिणाम आया। उस परिणाम में जिस सरकार ने आपातकाल लगाया, जो सरकार देश पर आज़ादी के बाद से ही शासन कर रही हो, उस सरकार को जनता ने टाटा बाय बाय बोल दिया। मतलब पहली बार देश में केंद्र के लेवल पर, सेंट्रल के लेवल पर एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तो क्या सिर्फ आपातकाल के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो इसका परिणाम यही है कि सरकार बदल गई, या कुछ और सीखने को भी मिला? तो हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि नेताओं को क्या सीखने को मिला है, जनता क्या सीखी, कोर्ट क्या सीखा, और देश ने क्या सीखा। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपातकाल की पृष्ठभूमि, यानी कि क्या बैकग्राउंड था आपातकाल का, इस तरह से लगा, क्या कारण रहे होंगे, उसके बारे में देखेंगे। तो पहले हमने देख लिया कि इंदिरा जी अपने पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद में वो पीएम बनी, और तब वो अनुभवी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ में उन्होंने अपने आप को डाला और एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरी। अब लेकिन उसी के साथ साथ लगातार कार्यपालिका और न्यायपालिका में लगातार टकराव होता जा रहा था, और कई जो सरकारी पॉलिसियाँ थी उसको कोर्ट ने संविधान के विरुद्ध भी घोषित कर दिया। ये लगातार चलता जा रहा था, और इसमें जो सरकार या कांग्रेस का क्या आरोप था कि जो सरकार है, सरकार के जो काम करने के दौरान संसद की सर्वोच्चता ये सरकार के लिए है, क्योंकि लोकसभा में जिसका बहुमत होता है उन्हीं की सरकार होती है। तो असल में जो संसद है वो सरकार की है, यही कह सकते हैं व्यवहारिक रूप से। तो बाकी हाँ ठीक है, संसद में बहसें होती हैं, उसके बाद में हर एक क्वेश्चन पर या हर एक एक्ट पर बात की जाती है ना, और डिस्कशन होता है, लेकिन वास्तव में जिनका बहुमत होता है तो वो तो उनका जो भी अपने कानून बनाना होता है वो बनाते ही हैं, व्यवहारिक रूप से तो यही होता है। तो न्यायपालिका है वो संसद की सर्वोच्चता को क्या दे रही है, चुनौती दे रही है। यानी कि सरकार कह रही है कि हम जो कानून बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो न्यायपालिका है वो उसका न्यायिक पुनरावलोकन करके या जुडिशल रिव्यू के द्वारा कई बार उनको कैंसिल तक कर देती है, निरस्त कर देती है, और हवाला दिया जाता है कि इसमें संविधान का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या है कि सरकार का तर्क था कि गरीबों के हित में जो प्रोग्राम चलाए जा रहे थे, कल्याणकारी कार्यक्रम थे, उसमें बाधा आ रही है। जबकि विपक्षी दलों का तर्क था कि सरकार है सत्ता का, पावर का अपने खुद के लिए उपयोग कर रही है। ठीक है, अब ये जो अपना आपातकाल लगा इसके कई कारण है। सबसे मेन कारण कि महंगाई, बेरोजगारी सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, महंगाई बेरोजगारी हो गई, और उसके जैसे कि हम देखेंगे कि ये अपने भारत के ऊपर ये एक्स्ट्रा बर्डन आ गया, क्योंकि 1971 का इलेक्शन था उस समय, उससे पहले उसके बाद में ये लगातार ये हमारे ऊपर बोझ बने हुए थे, और जो अदर दूसरे देश थे उन्होंने हमें सहायता देना भी बंद कर दिया, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल की कीमत थी वो भी लगातार बढ़ रही थी। तो लगातार ये कई सारे फैक्टर थे, वो सभी साथ में मिलकर महंगाई को बढ़ा रहे थे, है ना। ये सारे फैक्टर है मिलकर आखिर बढ़ा किसको रहे हैं, महंगाई को रहे, कहीं ना कहीं। ठीक है,
अब महंगाई की पहले बढ़ती ये थी, अब ये बढ़ती होगी, कुल मिलाकर महंगाई बढ़ रही है। और जो देश है उसमें औद्योगिक विकास कम हो रहा था तो इससे क्या बढ़ेगी? बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये महंगाई बेरोजगारी से जनता में लगातार असंतोष फैलता जा रहा था। अब है कि अब सरकार इस चीज़ों को बैलेंस कर रही है। बैलेंस करने के लिए सरकार ने प्रयास किया कि क्यों ना सरकारी कर्मचारियों के वेतन रोक दिया जाए, या उनको इंक्रीमेंट ना दिया जाए, जो भी है। वो धीरे धीरे उन्होंने प्रयास करना स्टार्ट कर दिया। इससे सरकारी भी नाराज़ हो गए, कर्मचारी भी नाराज़ हो गए, सरकारी कर्मचारी, है ना। और आप आगे पढ़ोगे कि रेलवे कर्मचारियों ने एक बहुत बड़ी हड़ताल कर दी। अब जो रेलवे रेलवे मतलब ये मान सकते हो कि अगर आप पूरे देश को एक शरीर मान ले तो रेलवे क्या है, उसकी धमनियाँ मान सकते हो। क्योंकि सारा बड़े से बड़ा जो माल का ट्रांसपोर्ट होता है वो रेलवे के द्वारा होता है। अब रेलवे नहीं, हड़ताल कर दी, सब कुछ जाम हो गया, सीधी बात है, देश प्रभावित होगा। हाँ, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। मानसून असफल रहा और गिरावट आ गई कृषि उत्पादन में। ये वही चीज़ें हैं जो बेरोजगारी बढ़ाती है और महंगाई को भी बढ़ाती है। और इससे आर्थिक बदहाली से देश में पूरा का पूरा जो जनता में असंतोष है वो फैल गया। जनता को उम्मीदें थी कि इंदिरा गांधी ने जो 1970-71 का जो इलेक्शन था उसमें इंदिरा जी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। लेकिन सरकार आने के बाद में ये क्या हो रहा है? हम्म? महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई तो अब गरीबी हटाने की जगह अब गरीबों के मरने के हाल हो गए। यही तो हो रहा है ना। जब आपको खाने पीने का जो खाद्यान्न की कमी है, महंगाई बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं देश है कहीं और किसी और दिशा में जा रहा था। हालांकि फैक्टर कई सारे काम कर रहे थे, कई सारे फैक्टर काम कर रहे थे। ठीक है। और जब जनता में असंतोष था तो विपक्षी दलों के पास भी एक अच्छा मौका था ना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। तो उन्होंने इसको बनाने का प्रयास किया और उन्होंने लीड करने की कोशिश की। और कई जगहों पर है छात्रों ने, स्टूडेंट ने भी विरोध किया। अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं ये वामपंथी और नक्सलवादी जो भी है ना। तो इनकी आखिर माइंडसेट क्या होता है इनका, पहले ये देखो। नक्सलवादी जो लोग होते हैं इनका माइंडसेट क्या होता है? इनका माइंडसेट होता है कि हम देखो, पहले तो ये है कि ये लोग है कौन। ये मूलतः अपने भारत में नॉर्थ ईस्ट साइड के, और छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, पश्चिम बंगाल में, है ना। तो यहाँ पर ये लोग है, ये मतलब जंगलों में रहते हैं और इनका ये कहना है कि हमारी जमीन, हमारा जंगल, हम इनके मालिक, आप अपनी व्यवस्था हम पर मत थोपो। कुल मिलाकर ये पूंजीवादी जो प्रणाली है उसका क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। ये कि हमें पूंजीवादी प्रणाली नहीं चाहिए। और ये राजनीतिक जो वर्तमान में व्यवस्था है उसको फॉलो नहीं करना चाहते, इसलिए लगातार ये सरकार के साथ में संघर्ष करते रहते हैं, हिंसा का सहारा लेते हैं। यहाँ तक कि कई बार ऐसा हुआ है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में एक बार हुआ है कि पूरी की पूरी नेताओं की जो एक पूरी पीढ़ी थी उनको उन्होंने कत्लेआम कर दिया छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस के नेता लोग थे, वो सबको मार दिया। अब ये समूह नक्सलवादी और एक्टिव कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, और झारखंड में भी खूब है, छत्तीसगढ़ में भी खूब है। अब हम देखते हैं कि जो इमरजेंसी जो लागू हो रही थी उनके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। गुजरात और बिहार में
जो जन आंदोलन हो रहे थे, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। गुजरात आंदोलन है, इसमें पहले जब आंदोलन स्टार्ट हुआ उसमें कांग्रेस की सरकार थी और छात्रों ने वही खाद्यान्न, खाद्य तेल, आवश्यक वस्तुओं की महंगाई वगैरह, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन नीतियों को लेकर क्या किया, विरोध किया इन्होंने। विरोध हो और ये आंदोलन एक विकराल रूप इन्होंने धारण कर लिया। उसके बाद में सरकार ने, सेंट्रल सरकार ने यहाँ पर गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। अब आपको थोड़ा बता देते हैं, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू करते हैं? अगर कानून व्यवस्था भंग हो जाती है तो वहाँ पर क्या लागू कर देंगे अपन? राष्ट्रपति शासन, है ना। किसके द्वारा किया जाएगा? ये केंद्र सरकार के द्वारा, है ना। अपने राष्ट्रपति अनाउंस करेगा इसको। अब विपक्षी दल है वो नया इलेक्शन की मांग करने लगा, फिर नया इलेक्शन करवा भी गया। करवाने के बाद में उस इलेक्शन में कौन हार गया? कांग्रेस की हार हो गई। अब ये हमने गुजरात पढ़ लिया, अब बिहार है। बिहार में वही की वही वही मुद्दे, इन्हीं मुद्दों को लेकर आंदोलन किसने किया? स्टूडेंट ने किया। और उन छात्रों ने किसको इनवाइट किया? जेपी को, जयप्रकाश नारायण। इनको हमें अच्छे से करना है ना, तो इनके बारे में आगे पढ़ेंगे अपन। अब जेपी ने वो प्रपोजल स्वीकार किया तो कुछ शर्तें भी थी, टर्म एंड कंडीशन थी उनकी। उनकी क्या थी कि भाई ये जो आंदोलन है आपका जो भी रहे अहिंसक रहेगा, और ये ऐसा नहीं है कि भाई बिहार है बिहार तक ही रहेगा, ये अपन बड़े स्तर पर करेंगे। और उन्होंने नारा कौन सा दिया? संपूर्ण क्रांति का। तो ये आप याद करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जेपी ने। अब मतलब कुल मिलाकर जेपी चाहते थे कि इस आंदोलन में समाज के सभी वर्ग के वो शामिल हो और राष्ट्रव्यापी ये आंदोलन हो। आप आगे देखोगे कि किस तरह जेपी ने आगे इसमें, उन्होंने दिल्ली में रामलीला मैदान में रैली की और उसमें उन्होंने देश की सेना, पुलिस और सारे सरकारी कर्मचारी को आह्वान कर दिया कि आप आओ और आंदोलन में शामिल हो जाओ। और उन्होंने ये नारा दिया कि जिंदा कौमें है वो 5 साल इंतजार नहीं करती। हालांकि एक स्वतंत्र, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये नारा कतई ठीक नहीं है, क्योंकि आपने वोट दिया है, आपने उनको 5 साल का कार्यकाल दिया है, तो उनका पूरा टर्म आपको देखो। उससे पहले आप सरकार को उखाड़ फेंकने की और सेना और पुलिस को भी शामिल होने की बात करते हो, तो ये पहली बार हुआ था। ठीक है। अब इसके लिए बिहार में हड़तालें की गई, बंद रखा गया, घेराव किया गया, ये सारे कार्य किए गए। मैंने पहले ही बता दिया कि रेलवे में भी बड़े स्तर पर हड़ताल की गई। उन्होंने कहा कि उनके वेतन बढ़ाओ, बोनस दो उनको, और कई सारी उनकी और भी डिमांडें थी सर्विस को लेकर। सरकार ने मानी नहीं। सरकार ने कहा कि जो ये जो रेलवे है ये जनता के लिए बहुत ही जरूरी, आवश्यक चीज़ है, और आप इसको ऐसे हड़ताल कर दोगे, ऐसे बंद कर दोगे, आप कुल मिलाकर आपने क्या कर दिया? पूरे देश को ही, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को आपने क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया है। ऐसा करते हुए सरकार ने इस हड़ताल को अवैध माना और उनके नेताओं को जेल में ठूस दिया, उनकी गिरफ्तारियां हो गई और 20 दिन में हड़ताल वापस लेनी पड़ी। ठीक है। अब जेपी ने संसद मार्च भी किया और रैली है वो बुलाई गई, और इसमें कई सारे दलों का समर्थन था उनको। ठीक है। भारतीय जनसंघ है, कांग्रेस वो है, भारतीय लोक दल है, सोशलिस्ट पार्टी है, और भी अन्य पार्टियां। अब इसमें, अब ये जो जेपी की जो विचारधारा है इनकी आलोचनाएं भी हुई है, जो अभी मैंने अभी कुछ समय पहले बात भी की ना, वो आलोचना ही थी एक तरीके से कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। और जो
उन्होंने तरीका अपनाया कि सेना को भी शामिल कर दो। तो ये यही चीज़ें हमने की है। अब इनको ये आंदोलन है, ये आंदोलन राज्य सरकारों के खिलाफ ना होकर कहीं ना कहीं इन्होंने ये माना गया कि ये पीएम के खिलाफ है। ठीक है। अब जब भी के बारे में पढ़ते हैं अपन, ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, और इनकी जो पार्टियां थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी, है ना। और ये एक एक समय जवाहरलाल नेहरू के उत्तराधिकारी भी माने जाते थे, लेकिन उन्होंने 1955 में संन्यास ले लिया। और इन्होंने जब आज़ादी के बाद में भूदान आंदोलन चला, तब उन्होंने अपना उसमें भी योगदान दिया। और इसके अलावा उन्होंने कई सारे और प्रयास किए, है ना, देश की एकता के लिए। जैसे कि नागालैंड में शांति वार्ता में इन्होंने सहयोग किया, कश्मीर में शांति प्रयास इन्होंने किया, अपने राजस्थान में, है ना, चंबल के जो डकैत थे उसको सरेंडर कराने का प्रयास किया। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है न्यायपालिका से संघर्ष। इस दौर में जो सरकार और कोर्ट या न्यायपालिका के मध्य किस तरीके से मतभेद है वो लगातार गहरे होते जा रहे थे। ठीक है। और पॉइंट क्या था? पॉइंट यही है कि संसद सर्वोच्च है या नहीं। सरकार कह रही है हमने कानून बनाया है, तो संसद सर्वोच्च है। जबकि दूसरी ओर कोर्ट कह रहा है कि हमें न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है। रेल हड़ताल के बारे में बता दिया है ना। रेलवे जीवन देश की जीवन रेखा है, और ये हमने संकट देखा, राष्ट्रव्यापी हड़ताल हो गई। और इस हड़ताल के कारण थे बोनस, रेलवे कर्मचारी बोनस की डिमांड कर रहे थे, और अपनी सर्विस से रिलेटेड वो शर्तें मांगने की डिमांड कर रहे थे, और सरकार ने डिमांड नहीं मानी, और इन ये सारे हड़ताल पर चले गए, और लगातार ही असंतोष है वो बढ़ता गया। ठीक है। अब इन हड़तालों से दो बड़े सवाल हुए कि भाई आ, ये आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग हैं, वो ऐसे कैसे हड़ताल कर सकते हैं। सरकार ने कहा हड़ताल अवैधानिक है, गलत है, नेताओं को गिरफ्तार कर दिया। ठीक है। और उसके बाद में ये बिना समझौते की हड़ताल वापस ले ली गई, जो मैंने पहले बता दिया आपको। संवैधानिक टकराव, ये भी संसद एवं सर्वोच्च न्यायालय में, ये भी आपको पहले बात बता दी कि कई सारे जो सरकार और अपने न्यायपालिका के मध्य टकराव हो रहा था, तो कई सारे संवैधानिक जो प्रश्न है वो भी सामने आ रहे थे कि इसमें मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है क्या संसद। क्या संसद है संपत्ति के अधिकार में कटौती के प्रावधान के लिए कोई और संशोधन कर सकती है या प्रावधान ला सकती है क्या। और नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में इस तरीके से कौन महत्वपूर्ण है, मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है। इसके संबंध में लगातार सरकार और न्यायपालिका के मध्य तनाव उत्पन्न होता जा रहा था। आगे हम पढ़ेंगे कि ये आप अंडरलाइन कर लो, केशवानंद भारती मामला 1973 है। ठीक है। ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक नया ऐतिहासिक डिसीजन दिया। उन्होंने इसमें संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि उस समय इस केशवानंद भारती विवाद के बाद न्यायपालिका ने बुनियादी ढांचे का सिद्धांत देते हुए बताया कि भाई कुछ संविधान के कुछ जो महत्वपूर्ण है उन भागों में, या फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है उन प्रावधानों में, या उनकी, या कैसे सोल, आत्मा, आत्मा कह सकते हो उनको, उनमें है कई सारी चीजें हैं। उनमें जो मूल भावना है, उन मूल भावनाओं के साथ में आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे कि आप देखोगे इसके बाद में अगला विवाद है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति विवाद। वो पहले ही बता दिया, वरिष्ठता को नज़रअंदाज किया गया। ठीक है। और
1973 में जो 3 न्यायाधीश इनसे और सीनियर थे उनको नहीं बनाकर अगले न्यायाधीश ए अंद्रे इनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। और कारण क्या रहा कि अब इन तीनों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सरकार के खिलाफ डिसीजन कोई ना कोई दिया होगा। तो ये है। तो इस वजह से ये फैसला क्या हो गया, विवादित हो गया है ना। कुल मिलाकर सरकार क्या चाह रही थी कि भाई जो न्यायपालिका है वो हमारे लिए लॉयल रहे, प्रतिबद्ध रहे, है ना। आ, तो पहले ही आपको बता दिया ये होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका अपने देश में क्या है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। अब है संघर्ष। इससे आगे क्या हो गया कि ये तो चलो हो ही रहा था। इसके अलावा 1971 का जो इलेक्शन था, इलेक्शन में इंदिरा जी जो रायबरेली से एमपी बनी, तो उसमें उनके सामने जो थे राम राजन जी, उन्होंने एक याचिका दायर की और याचिका में उन्होंने बताया कि इंदिरा जी जो ये इलेक्शन जीती है उसमें उन्होंने सरकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग किया, यानी कि सरकारी संसाधनों का क्या किया उन्होंने, उपयोग किया है। सरकारी संसाधन कौन थे, कुछ व्हीकल होंगे या फिर कुछ सरकारी कर्मचारी होंगे, है ना। यानी कि सरकारी धन का उन्होंने प्रयोग किया है। इस वजह से इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड घोषित किया जाए। और हाई कोर्ट ने इसको अ, अवैध घोषित कर दिया। अवैध घोषित करते ही इंदिरा गांधी अब एमपी नहीं रही, यानी कि सांसद नहीं रही। ठीक है? और उसके बाद में यही इंदिरा गांधी है, यही आगे जो डिसीजन है ना, ये अपने कब हुआ, ये अपने 12 जून को उन्होंने डिसीजन दिया है। न्यायाधीश कौन थे, जगमोहन लाल सिन्हा, है ना, इन्होंने दिया और अवैध घोषित कर दिया। उसके बाद में अब ये राजनारायण जी के बारे में बताया गया है, लेकिन अपन थोड़ा वो देख लेते हैं। 12, है ना, 12 जून को ये डिसीजन हो गया। उसके बाद में ये इंदिरा गांधी जी और ये सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने अपील की इसके खिलाफ। अपील के बाद में जो इनको आंशिक है स्टे भी मिल गया, जैसे कि उन्होंने वापस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप है, आपकी सदस्यता, आप एमपी तो रहोगे लेकिन आप है लोकसभा नहीं जा सकते हो। यानी कि एक पॉपुलर नेता, एक जो सदन का नेता है, उसको ये कहा गया है कि आप एमपी तो रहोगे लेकिन आप सदन में नहीं आओगे, लोकसभा में गतिविधियों में भाग नहीं लोगे। ठीक है। तो ये तात्कालिक घटना थी, इमरजेंसी के लिए ये सबसे बड़ी तात्कालिक घटना है। अब थोड़ा राजनाथ इनके बारे में देख लेते हैं। राजनारायण जी है, ये 1971 में इंदिरा गांधी के खिलाफ है, उम्मीदवार थे। और ये जो सरकारी कर्मचारियों की सेवा का दुरुपयोग किया, ये उन आरोप लगाया था। और ये डिसीजन बाद में दिया गया। ठीक है। अब उसके बाद में ये स्टे आ गया ना, कब आया, 24 जून को वापस स्टे आ गया। किसने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और इसमें क्या बोला गया कि इंदिरा गांधी वो सांसद तो बनी रहेगी लेकिन अब वो लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं लेगी। ठीक है। और इसी के बाद में वो आपातकाल की घोषणा हुई। अब है और संकट, और विपक्ष ने किस तरीके से दबाव बनाया, है ना। अब जेपीएल लगातार है, वो सरकार को घेरे जा रहे थे और इन्होंने 25 तारीख को रामलीला मैदान में विशाल प्रदर्शन बुलाया ना, राष्ट्रव्यापी है सत्याग्रह की घोषणा की। और इन्होंने, मैंने पहले ही बताया कि सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से भी कहा कि आप भी हमारे साथ में शामिल हो जाओ। अरे सब शामिल हो जाएंगे तो सरकारी काम काज हो जाएगा ठप, फिर ये हमारे लिए। तो ये कहीं ना कहीं आंदोलन, ये जो जन आंदोलन था, वापस आ, इसके बारे में भी माना जाता है कि देखा गया कि इन जन आंदोलन ने कहीं कहीं ना कहीं सरकार को प्रेरित नहीं किया कि आप इमरजेंसी डिक्लेयर करो। उसके बाद में आपातकाल लगाने का निर्णय, हालात और परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने आपातकाल की घोषणा की। कब की, 25 जून 1975 को। आर्टिकल कौन सा था, 352, है ना। 352 के तहत पूरे देश में आपातकाल लगाया गया। अब आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है, आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। ठीक है। और ये जो इमरजेंसी है हम अपने देश में लगाएगी, ये आर्टिकल 352, 352 के तहत लगाई जाती है
ना। और सरकार का तर्क था कि देश में गड़बड़ी, आंतरिक गड़बड़ी है, वो होने की आशंका है। उसको देखते हुए ये अपने संविधान में प्रावधान भी है, और तकनीकी रूप से संविधान में ये प्रावधान था, तो लगा सकते हैं, है ना। सरकार को ये विशेष शक्तियाँ देता है। अब आपातकाल के प्रभाव, इससे क्या हो गया, जैसे ही आपातकाल लगता है, आपातकाल लगते ही तो सारी की सारी जो शक्तियाँ है वो एक रूप से केंद्र सरकार के हाथों में चली जाती है। अब मतलब संघवाद की धारणा यहाँ पर ध्वस्त हो जाती है। संघवाद की धारणा क्या होती है, जिसमें केंद्र और राज्य साथ में मिलकर किसी तरह के काम को करते हैं, है ना। तो लेकिन अब वो धारणा पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। अब संघवाद अब नहीं रहा, संघीय ढांचा है वो अब तो बिल्कुल भी निष्प्रभावी हो गया। सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में आ गई, ठीक है। अब सरकार को पावर है कि भाई अब मौलिक अधिकार है, उनको भी सस्पेंड कर सकते हैं, उनमें कटौती कर सकते हैं, है ना। और किया भी गया, ठीक है। अब ये आप उस समय के जो अपने राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल लागू करने की सिफारिश की, है ना। और इसके बाद में रात को ही अखबारों की दफ्तर है उनकी बिजली की लाइनें काट दी गई, मतलब रातों रात ना। तो इस तरीके से ये काम किया जा रहा है। अगले दिन सभी विपक्षी दलों के जो लोग थे, नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई। और सुबह ये मंत्रिमंडल की बैठक बाद में हुई, मतलब फैसले पहले ले लिए और मंत्रिमंडल की बैठक है सरकार बाद में कर रही है ना। तो कहीं ना कहीं जो आपातकाल लागू करने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसका भी कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ है ना। और इसके बाद में अगला जो संविधान संशोधन होगा, जो जनता पार्टी की सरकार है वो करेगी। उन्होंने इन काफ़ी सारी चीज़ों में संशोधन करके इसको दुरुस्त करने का कार्य किया। अब हम पढ़ेंगे आपातकाल के क्या क्या परिणाम है, आपातकाल क्या प्रभाव है जनता पर, सरकार पर, न्यायपालिका पर, किस तरह से पड़ा, हमारे देश पर किस तरीके से पड़ा, वो देखेंगे। इसने अब आपातकाल जैसे ही लगते ही विरोध प्रदर्शन वो सारे के सारे रुक गए। क्यों, जैसे ही विरोध करोगे आप को उठा लिया जाएगा। हड़तालों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा है कोई। और सारे जो एक्टिव नेता थे, या तो उनको क्या कर लिया गया, जेलों में डाल दिया गया, है ना। अगर जेलों में नहीं डाला, बाकी वाले सारे क्या हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, भूमिगत हो गए। सारे के देश में क्या हो गया, सन्नाटा छा गया। और अखबारों पर तो को अब अखबारों के पब्लिकेशन पर उनमें कौन सी सामग्री प्रकाशित हो रही है, उन सारी के सारे पर सरकारी अनुमति के बिना कोई भी काम नहीं हो रहा था। इसको क्या बोलते हैं, प्रेस सेंसरशिप कहा गया, है ना। प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी गई। इसके बाद में कई सारे अखबारों ने एक तरीका अपनाया कि हम विरोध दर्ज कैसे करवाएं। तो जैसे कि कुछ अखबारों ने जगह है वो खाली रखना, कॉलम है ना, वो खाली रखना तो स्टार्ट कर दिया है, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस है, स्टेट्समैन है। और कईयों ने तो प्रकाशन ही बंद कर दिया, कई गुप्त रूप से प्रकाशित भी कर रहे थे। अब कई संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया, जिसमें आरएसएस है और जमात इस्लामी है, इनके ऊपर प्रतिबंध भी लगाया गया। और धरना प्रदर्शन, हड़ताल वगैरह किसी तरह की कोई अनुमति नहीं, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारे जो मौलिक अधिकार है उनको सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि अब हमारे मौलिक अधिकार प्रभावी नहीं रहे, ठीक है। अब हम उनकी वायलेशन के लिए हम किसी भी तरीके से कोर्ट में नहीं जा सकते, हमारे अधिकारों का हनन होता है, तो अब हमें कोर्ट हमारे लिए उपलब्ध नहीं रहेगा। अब पहले ही बता दिया आपको कि उस समय सरकार ने निवारक नज़रबंदी का बड़े तौर पर प्रयोग किया, और जो उनके सरकार के विरोधी थे उन सभी को इसको एक हथियार के रूप में प्रयोग करते हुए, है ना, सभी नेताओं को गिरफ्तारी करवा दी, उनको जेल में डाल दिया गया, है ना। अब ये जो हैबियस कार्पस है या बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ये भी दाखिल नहीं कर सकते थे, मतलब ना, तो मूल अधिकार ही सस्पेंड हो गए हैं, तो हैबियस कॉर्पस तो रहा ही नहीं, है ना। क्योंकि देखो कई मामलों में जैसे कि ये बंदी प्रत्यक्षीकरण की है, कई हाई कोर्ट ने इसको कहा कि आप लागू कर सकते हो, है ना, हम देखेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया स्पष्ट कि नहीं नहीं, आप है हैबियस कॉर्पस भी नहीं लगा सकते। क्लियर। अब है कि
सर्वोच्च न्यायालय ने इसके आधार पर मना किस आधार पर किया कि भाई ये है कि आपातकाल के दौरान है, ये आपकी जीवन और स्वतंत्रता भी अधिकार भी है, वो छीना जा सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से नागरिकों के लिए कोर्ट के दरवाजे पूरी तरीके से बंद हो गए। इसके बाद अब जो नेता थे गिरफ्तार हो गए, बाकी वाले अंडरग्राउंड हो गए, और इसके अलावा कई बुद्धिजीवियों ने भी इसका विरोध किया, जिसमें सबसे मैन है कन्नड़ है शिवराम जी। ठीक है। और ये पद्म भूषण से सम्मानित है। इसके हिंदी लेखक है फणीश्वर रेणु जी है, ये पद्मश्री से सम्मानित है। इन्होंने अपने जो पुरस्कार थे, इनको सम्मान जो दिया गया था ना, पद्मश्री और पद्म भूषण, वो इन्होंने सरकार को वापस रिटर्न कर दिया। ये विरोध का तरीका एक। अब है संविधान में परिवर्तन और संसद की भूमिका। उसके बाद में आपको ये बता रहा हूँ मैं कि संविधान में आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन लाते हुए खूब, है ना, संविधान संशोधन पारित किए गए, और कई सारे प्रावधान है वो बदले गए। ठीक है। और उनमें प्रावधानों में ये है कि इनके खिलाफ है, इनके निर्वासन को कहीं भी किसी भी तरह की चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। उसके बाद में ये है कार्यपालिका का, अपने विधायिका का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया, और ये इस रूप से किए जाने की व्यवस्था थी। ठीक है। और आपातकाल अगर लग जाए तो 1 साल और 1 वर्ष तक क्या है, चुनाव है वो स्थगित किए भी जा सकते हैं। ये सारे प्रावधान संविधान में डाल दिए गए, है ना। अब हम इस आपातकाल से क्या सीखते हैं? हम देखते हैं कि हमारे लोकतंत्र किस तरह से, ये हमारा लोकतंत्र है, आपातकाल के दौरान उसने अपनी कमजोरियां और ताकतें किस तरह से दिखाई। हमारा लोकतंत्र का क्या हाल हो गया इस दौरान, आपातकाल के दौरान। लोकतंत्र के तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होते हैं बोलने की आज़ादी। आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हो, आपको बिना किसी प्रावधान के कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, आपको सुनवाई का अधिकार होता है। ये सारे के सारे एकदम प्रावधान है, इन सभी को किसी भी तरीके से नहीं माना गया। मतलब हमने क्या देखा? हमने देखा आपातकाल के दौरान विपक्षी कार्यकर्ताओं को, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया, अखबार के ऊपर पूरी की पूरी बंदिशें लगा दी गई, हड़ताल बंद वगैरह सारे बंद करवा दिया गया, निवारक नज़रबंदी का बड़े स्तर पर प्रयोग किया गया। तो लोकतंत्र कहाँ रहा? ये आपको समझने की जरूरत है। अब लेकिन हमने ये भी देखा कि इन आपातकाल के टाइम पीरियड के बाद में जब लोकतंत्र, जब वापस इलेक्शन हुए, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जनता ने जनता ने जिस सरकार ने आपातकाल लगाया, इमरजेंसी डिक्लेयर की देश में, उस सरकार को उन्होंने वापस मौका नहीं दिया। पहली बार देश में किसी दूसरी सरकार को उन्होंने मौका दिया, ये भी हमने देखा। तो यानी कि ये फिर लोकतांत्रिक ढर्रे पर देश है वो लौट आया। मतलब कहने का मतलब है, भारत में लोकतंत्र को स्थायी रूप से समाप्त करना बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है। अब आपातकाल के जो प्रावधान थे, हमने देखा पहली बार आपातकाल लगाया गया, तो प्रावधानों का हमें लगा कहीं ना कहीं इस प्रावधानों का मिसयूज हुआ है थोड़ा बहुत, तो हमने इनमें, इन आपातकालीन प्रावधानों में सुधार करवाया, जो अगली सरकार थी उन्होंने किया। जैसे कि ये अंदरूनी आपातकाल है, अब उसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह वाला है, ये शब्द लगाकर संशोधन किया गया। और अब जो आपातकाल की सिफारिश करते हैं, लगाते हैं, अब वो लिखित रूप में देनी पड़ेगी। किस रूप में? आपको लिखित रूप में वो सिफारिशें मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को लिखित रूप में देना अनिवार्य कर दिया गया। तो फोन कॉल करके जो आपातकाल लगाया था ना, उसका ये समाधान है। जब कैबिनेट बैठेगी, वो लिखित रूप में किसको देगी? राष्ट्रपति को। तो आपातकाल लगेगा। अब इस आपातकाल से नागरिकों में भी अपने अधिकारों के प्रति, उनमें जागरूकता बढ़ी, अवेयरनेस बढ़ी।
क्यों कि हम उन्होंने देखा कि आपातकाल में न्यायपालिका बिल्कुल शांत हो गई। उन्होंने किसी भी तरीके से अधिकार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं की। और इससे इससे न्यायपालिका ने भी क्या सीखा कि अब उसे और ज़्यादा अलर्ट रहना है। क्लियर। अब हमने देखा कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जन आंदोलन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो भी कुछ धाराएं हो गए, उनमें उनको देश में अराजकता फैलाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। उनमें क्या उचित संतुलन रखा जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं तो हम देखेंगे। और हमने देखा कि ये आपातकाल है, इस आपात को लागू करवाना, लागू होना और जेपी द्वारा सेना को, पुलिस को खुले तौर पर आह्वान करना, क्या ये सही था? ये कई सारे प्रश्न हैं। इसमें हमने देखा कि जो पुलिस है, प्रशासन है, वो पूरा का पूरा वफादार बना हुआ था सरकार का। ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकी, उन्हें राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो ये आज भी हो रहा है, ये समस्या आज भी है। आपातकाल के बाद की राजनीति, आपातकाल हो गया, इसके बाद की राजनीति में क्या क्या परिवर्तन हुए। अब आपातकाल के बाद इलेक्शन हुए। इलेक्शन में विपक्षी दलों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा और जनमत ने जनमत उनके पक्ष में आया, क्योंकि जनता पहले से ही मन बना चुकी थी कि अब इस बार सत्ता परिवर्तन करना है। ठीक है। कुल मिलाकर ये जो है जनादेश है, ये आपातकाल के विरुद्ध निर्णय था। क्लियर। अब लोकसभा चुनाव, इसके कुछ देख लेते हैं अपन कि लगभग 18 महीने बाद में हुआ, तो सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया। और तो इलेक्शन है मार्च 1977 में हुए लोकसभा के, और इन नेताओं को 2 महीने पहले ही रिलीज़ किया गया। तो नेताओं ने, विपक्षी दलों ने विरोध किया, अभी हमें इलेक्शन के लिए बहुत ही कम टाइम मिला है। लेकिन फिर भी जनता मन बना चुकी थी, तो कोई इनकी सरकार बन गई और जनता पार्टी ने जेपी का नेतृत्व तो स्वीकार किया। और कुछ कांग्रेस के नेता लोग थे जो आपातकाल के विरोधी थे, वो भी जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिसमें जगमोहन राम जी है और ये प्रमुख है ना। और इन्होंने पार्टी बनाई थी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। उसके बाद में इन्होंने अपनी पार्टी का विलय जनता पार्टी में कर दिया। ठीक है। और अब देखो, अब कुल मिलाकर ये जो चुनाव प्रसार है, इस तरीके से हजारों ये इन्होंने किया है, तो उसके बाद में ये जो जनमत था कांग्रेस के खिलाफ आया। ठीक है। और ये रिजल्ट है, इसमें कांग्रेस को मात्र 156 सीटें, अब तक का सबसे कम। और जनता पार्टी को पूरे तौर पर, और जनता पार्टी और उनके सहयोगों को मिलाकर 330, और जनता पार्टी अकेले को 295 सीट मिली। कांग्रेस का उत्तर भारत में ये जो राज्य है, बिहार है, यूपी है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ पर तो एक भी सीट नहीं मिली। और राजस्थान और एमपी जैसे प्रदेशों में एक एक सीट मिली। इंदिरा गांधी रायबरेली में तो खुद हार गई, संजय गांधी है वो खुद अमेठी से हार गई। मतलब तो इतनी लोकप्रिय थे, उनके पीछे कांग्रेस से पूरा देश जीती थी, आज वो अपनी सीटें हार है। जनता जब अपना डंडा चलाती है ना, तो वो सब हिसाब लेती है।
चलो अब लेकिन हम ये भी देखते हैं कि यहाँ तो हारी है, लेकिन महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, गुजरात है, वहाँ पर कांग्रेस है, जो सीटें थी उन्होंने बरकरार रखी। और दक्षिण भारत में तो आपातकाल का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा, यही मानो आप ना। तो वो जो सीटें आई है वो यहीं से आई है। अब जो उत्तर भारत में जो इतना खराब परफॉर्मेंस रहा, वो क्यों रहा? क्योंकि कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान जबरन लोगों की नसबंदियां कराई। दिल्ली में जो कसी बस्तियां थी उनको रातों रात हटवाया गया। कई सारे काम ऐसे हैं तो वास्तव में लोकतांत्रिक नहीं थे, तरीकाशाही नहीं था। तो इससे लगातार कांग्रेस है आपातकाल में अलोकप्रिय होती गई, और रिजल्ट आपके सामने है। अब जो मिडिल वर्ग है, मिडिल क्लास है, अब वो कांग्रेस के साथ नहीं रहा। उसने जनता पार्टी को एक ऑप्शन के रूप में स्वीकार किया। इससे कहीं ना कहीं भविष्य की राजनीति में मिडिल क्लास की भूमिका रहेगी, ये भी हमें पता लग गया। अब हम अपने कुछ और राजनीतिक व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। मैं मोरारजी देसाई जी है, ठीक है। ये स्वतंत्रता सेनानी है, और बॉम्बे प्रांत के मुख्यमंत्री रहे, है ना। वर्तमान महाराष्ट्र वाला वो बॉम्बे प्रांत है। और ये इंदिरा गांधी जी की जब पीएम थे, उस समय ये क्या थे, उप प्रधानमंत्री थे, ना। और उसके बाद में कांग्रेस का विभाजन हो गया, तो कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर जब दो अलग अलग हो गए, तो ये कांग्रेस ओ में थे, ठीक है, इंदिरा गांधी के सामने वाली दल में। और अब जो ये 1977 से 1979 में जो सरकार बन रही थी जनता पार्टी की, उसमें ये क्या बने, प्रधानमंत्री, है ना। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार, और उसके क्या थे, ये पीएम थे। कौन थे? मोरारजी देसाई। अब जनता सरकार ये, लेकिन इनमें सबसे, अब आप कहोगे सर जनादेश तो पूरा है, तो पूरे 5 साल सरकार क्यों नहीं चली? क्योंकि इनमें क्या था, आपसी तालमेल का अभाव था। हर एक आदमी, हर एक नेता, लोग क्या चाह रहा था कि अब तो मौका है, पीएम वो क्यों नहीं बने, मैं क्यों नहीं पीएम बनूं? तो ये सारा था। अब इसमें प्रमुख दावेदार कौन थे? प्रमुख दावेदारों में मोरारजी देसाई, करण सिंह जी, जगजीवन राम जी, और फाइनल हुआ कि पीएम कौन बनेंगे, मोरारजी देसाई। अब जनता पार्टी की कमजोरियां, कई सारी कमजोरियां थी, क्योंकि इनके पास में ना तो कोई स्पष्ट प्लान था, काम क्या करना है, एजेंडा क्या है, ना कोई दिशा है, ना कोई इनकी खास कोई लीडरशिप है। क्योंकि नेता भी तो एक नहीं है ना। ठीक है, आपने मोरारजी देसाई को पीएम बना दिया, लेकिन जो दूसरे अन्य नेता हैं वो लोग भी लगे हुए हैं कि पीएम हम ही बन जाए, मतलब एकजुट भी नहीं थे। हाँ, इलेक्शन क्या पता उन्होंने साथ में मिलकर लड़ा, लेकिन जब बहुमत आ गया उसके बाद में भी उनमें कोई साझा प्लान नहीं, बात नहीं, दिशा नहीं। तो इससे क्या है कि जनता में वापस क्या हो गया, एक तरीके से ये मैसेज गया कि ये सरकार है, वो स्थिर सरकार नहीं है ना। इनमें कोई लीडरशिप नहीं है, इनकी कोई लीडरशिप नहीं है, कोई स्थिर सरकार नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। इसलिए जनता पार्टी है अब वो टूटने लगी। क्लियर? अब देखो कि अब ये 28 महीनों में ही अपना बहुमत खो बैठी, अल्पमत में आ गई। अब कांग्रेस ने समर्थन दिया चौधरी चरण सिंह जी को, उनको पीएम बनाया, उसके बाद में समर्थन वापस ले लिया, और 4 महीने में ही सरकार इनकी भी गिर गई। अब अगला है लोकसभा इलेक्शन 1980। अब नए चुनाव हुए, इसमें जनता पार्टी हार गई,
जहाँ उत्तरी भारत में पिछली बार वो 1977 में जीती थी, अब वहीं पर वो बुरी तरह हार गई और वापस सरकार किसकी आ गई? इंदिरा गांधी, कांग्रेस की वापस सरकार आ गई और कांग्रेस को सीटें मिली है 353 सीटें प्राप्त। ठीक है, यानी कुल मिलाकर ये है कि वो क्यों हार गए, क्योंकि सरकार क्या थी उनकी, जनता पार्टी की, अस्थिर, लगातार भीतरी अंतर्कलह हो रही थी, तो जनता ने उसको क्या दे दिया? वापस विपक्ष में बैठा दिया। क्योंकि जनता को क्या चाहिए? स्थिर और प्रभावी शासन, जो जनता पार्टी दे नहीं पाई। अब हम एक और राजनीतिक व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे, अपने किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी। ठीक है, तो ये अपने जुलाई 1979 से लेकर जनवरी 1980 तक भारत के क्या रहे? पीएम रहे। ठीक है, और यूपी की राजनीति में ये सक्रिय थे, 2 बार यूपी के पीएम भी, सॉरी एम सीएम भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, 1 बार भारत के क्या रहे? पीएम रहे। ठीक है, और पहले जो जनता सरकार है उसमें उप प्रधानमंत्री भी रहे, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और ये क्या थे? उप प्रधानमंत्री। इसके अलावा एक और उप प्रधानमंत्री वो थे जगजीवन राम जी। ठीक है, अब आगे जगजीवन राम जी है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये स्वतंत्र भारत के जो पहला मंत्रिमंडल था वहाँ का ये लेबर मिनिस्टर थे। ठीक है, आपने जो आज़ादी के बाद जो पहला मंत्रिमंडल बना था उसमें, और अभी मैंने बताया कि जो जनता पार्टी की सरकार थी तो उसमें जगजीवन राम जी भी क्या थे? उप प्रधानमंत्री। अब आपातकाल के बाद में भारतीय राजनीति में कई सारे बदलाव हुए। अब इंदिरा गांधी की इसमें वापसी हो गई और भारतीय जनता ने मैसेज दिया कि जो स्थिर सरकार होगी और जिनके पास में एजेंडा होगा उन्हीं को शासन करने का अधिकार दिया जाए। ठीक है, अब इसमें हालांकि देखते हैं, हमने कांग्रेस की जो बदलती हुई प्रवृत्ति हमने पहले देख रखा था कि कांग्रेस का जो करेक्टर है सबको शामिल करने का, वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा था। ठीक है, अब उसके बाद में हालांकि कांग्रेस ने फिर कोशिश की कि वो उनका गरीबों की हितैषी पार्टी बने, समाजवादी उन्होंने दृष्टिकोण भी अपनाया। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे बाद में वो इंदिरा गांधी की लोकप्रियता पर निर्भर होती गई। ठीक है, इंदिरा गांधी की लोकप्रियता पर निर्भर होती गई। इससे क्या है, बाद में जब मौका मिला तो गैर कांग्रेसवाद, जब इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल जैसे खराब डिसीजन लिए गए तो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को मौका मिला और उन्होंने गैर कांग्रेसवाद की राजनीति करते हुए कांग्रेस के अलावा सभी वोटों को एकजुट करते हुए 1977 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी को हराया। अब आपातकाल के बाद में जो ओबीसी या पिछड़ा वर्ग है उनके उनकी भलाई के लिए राजनीति का जो मुद्दा था वो पहली बार है आपातकाल के बाद उठने लगा। अब एक नया वर्ग तैयार हो गया, ओबीसी समुदाय। ठीक है, विशेषकर उत्तर भारत में, बिहार में ओबीसी के आरक्षण को लेकर व्यापक आंदोलन और कई सारे डिस्कशन हुए। इसी दौरान जनता पार्टी की सरकार ने मंडल आयोग का गठन भी किया। ठीक है, ये ओबीसी रिजर्वेशन से ही संबंधित है। अब हमने देखा कि आपातकाल का संकट ये कैसा था, एक संवैधानिक और राजनीतिक। संवैधानिक संकट कैसा था कि पहली बार हमने देखा कि संसद और न्यायपालिका है अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर क्या कर रहे थे? लगातार संघर्ष कर रहे थे। और हमने देखा किस तरीके से ये जो संवैधानिक संकट है उसके बाद में इंदिरा गांधी जी की सदस्यता है वो रद्द हो गई कोर्ट के डिसीजन से, तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकट भी बन गया। अब कांग्रेस सरकार के पास में पूर्ण बहुमत था, उसके बावजूद
उनको आपातकाल लगाना पड़ा। आपातकाल लगाना पड़ा। और आपातकाल में हमने क्या देखा कि आपातकाल में सरकार ने रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन की जो अवधारणा है उसकी श्रद्धांजलि दे दी गई। बिल्कुल ठीक है। सरकार को व्यापक शक्तियां मिल गई, लेकिन इन शक्तियों का सरकार ने क्या किया? दुरुपयोग किया। ठीक है। अब हमने देखा कि जो ये जन आंदोलन हुआ, इन जन आंदोलन में, इस जन आंदोलन की वजह से किस तरीके से तनाव पैदा हुआ और इसने हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था के ढांचे पर गहरा आघात लगाया। तो इसने हमें बताया कि कहीं ना कहीं जन आंदोलन है, उनकी भी एक सीमा होनी चाहिए, उनकी भूमिका भी तय की जानी चाहिए। हालांकि जो तनाव बढ़ता है तो इसके पीछे थोड़ा बहुत तो जनता का असंतोष होता है, लेकिन असंतोष को आगे ले जाने में कहीं ना कहीं जो सत्ता वाली पार्टी होती है उनके द्वारा जनता की जो आकांक्षा है वो पूर्ति नहीं हो पाती, पूरी नहीं हो पाती, और विपक्ष है वो उनको साथ में लेकर लामबंद हो जाता है। तो यही चीज़ें आगे बढ़कर, आगे चलकर तनाव को जन्म देती है। क्लियर? ठीक है दोस्तों, आज हमारा ये आपातकाल की पृष्ठभूमि और आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा किए जाने वाले कृत्य, क्या सही किया क्या गलत किया, उसके बाद में आपातकाल के जो परिणाम है वो हमारे देश पर, हमारे देश को किस तरीके से प्रभावित किया, देश की राजनीति को किस तरीके से प्रभावित किया, ये सब हमने देखा। अब आगे वाले यूनिट में हम देखेंगे कि आज़ादी के बाद में भारत के सामने, अपने देश के सामने जो अलग अलग क्षेत्रों में उठने वाली डिमांड थी, अलग अलग राज्यों में, कुछ राज्य अपना अलग देश की डिमांड कर रहे थे, कुछ राज्यों में अलगाववादी तत्व बड़े स्तर पर एक्टिव थे, लगातार माहौल गरमाया हुआ था। तो हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से विलय हुआ भारत में। हम देखेंगे कि गोवा को मुक्ति कैसे प्रदान की गई। हम देखेंगे कि अपने सेवन सिस्टर में के जो राज्य है उनको किस तरीके से हमारे साथ में लगातार साथ में रखने के लिए हमने कई समझौते किए, और हमारे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में किस तरह से नक्सलवादी आंदोलन है वो बढ़ता जा रहा था। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू। आज कम हुए कौन? कम हुए घंटों को